हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने सक्षम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो क्या आप तैयार हैं ज़ीरो से लेकर एंडिंग तक आरएस की प्रिपरेशन करने के लिए? बच्चों देखिए, आप ये नहीं सोचिए कि ये 8th क्लास की वीडियोस 8th क्लास की पढ़ाई हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमारे किसी काम की नहीं है। लेकिन देखिए, जिसने स्टार्टिंग से ही जीके जीएस की नॉलेज नहीं है जिसके पास, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हम आगे बढ़ते जाते हैं, आगे का पढ़ते जाते हैं और पीछे का हम भूलते जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम नहीं हो बच्चों के साथ, इसलिए हमने ये सोचा कि क्यों ना स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन की जाए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने एक बुक पॉलिटिकल की कंप्लीट भी कर ली है, 8th क्लास की ही। और आज हम 8th क्लास की ही साइंस की बुक पढ़ेंगे, जिसमें हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए फर्स्ट लेसन पढ़ते हैं। देखिए, फसल उत्पादन व प्रबंधन। बच्चों, आपको पता ही होगा कि फसल होता क्या है। मैं आपको बता देती हूँ फिर भी कि जब एक ही तरह के पौधे किसी बड़ी जगह पर उगाए जाते हैं तो वह वहाँ की फसल बन जाती है। जैसे मान लीजिए 1 बीघा ज़मीन है, अगर वहाँ पे सिर्फ गेहूँ के पौधे हैं, पूरी ज़मीन पर गेहूँ के ही पौधे हैं, तो हम कहेंगे गेहूँ की फसल है। अगर चने के पौधे हैं तो हम कहेंगे चने की फसल है। तो इस तरीके से जो पौधे होते हैं बड़ी जगह पर एक ही किस्म के पौधे होंगे तो हम उसे कहेंगे कि वो फसल है। आगे देखिए ऋतुओं के आधार पर, मतलब मौसम के आधार पर फसलों को यहाँ पे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है खरीफ की फसल। ये जो खरीफ की फसल है ये वर्षा ऋतु में बोई जाती है, जून से लेकर सितंबर तक, और जिसमें धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास ये सब आता है। और दूसरी है रबी की फसल, जो कि अक्टूबर से लेकर मार्च तक बोई जाती है, मतलब सर्दियों में, जिसमें गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी ये सब आता है। और बच्चों देखिए, इसमें नहीं दे रखा है लेकिन हमें याद रखना है कि एक और फसल होती है जायद की फसल। जायद की फसल होती है जो मार्च अप्रैल में बोई जाती है, और जिसमें तरबूज, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, उड़द, मूंग ये सब उसमें आता है। तो मुख्य रूप से फसलें 3 प्रकार की होती हैं: खरीफ की फसल, रबी की फसल और एक होती है जायद की फसल। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, आधारिक फसल पद्धतियाँ। इसमें हम देखेंगे कि जब कृषि की जाती है, जब फसल को उगाया जाता है, तो एक कृषक को किन किन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, उसे एक फसल को पूरे अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए क्या करना पड़ता है। देखिए, पहला है मिट्टी तैयार करना, फिर है बुआई, फिर है खाद और उर्वरक देना, फिर सिंचाई, फिर खरपतवार से सुरक्षा, फिर कटाई और फिर आखिरी है भंडारण। देखिए, मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना एक प्रथम चरण होता है। देखिए, मिट्टी तैयार करने का मतलब है जुताई करना, इसे हम जुताई करना भी कहते हैं। मिट्टी को पलटना, इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। मतलब मिट्टी तैयार करने का मतलब है कि जो भी मिट्टी है उसको हम अलटते पलटते हैं, उसको पोला करते हैं, ताकि जो पौधे की जो जड़ें हैं, फसल की जो जड़ें हैं, वो नीचे तक धंस जाएं। और नीचे तक अगर वो धंसेंगी तो उनको सांस लेने के लिए भी स्पेस चाहिए। अगर वो मिट्टी पोली होगी तो वो सांस भी ले पाएंगे खुलकर। और एक चीज़ ये भी है कि अगर मिट्टी को हम अलट पलट करते हैं तो जो सूक्ष्म जीव जंतु होते हैं, जैसे केंचुए होते हैं, तो वो भी ऊपर की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे होते हैं पौधों के लिए। ये आपको भी पता है कि किसानों का मित्र माना गया है सूक्ष्म जीवों को, केंचुओं को खास करके। तो इसलिए मिट्टी को पलटा जाता है, ताकि जो सूक्ष्म जीव हैं, जो मरे हुए जीव हैं, वो पोषक के रूप में ऊपर आ सकें। आगे देखिए, कृषि औजार। कृषि औजार में हल, कुदाली, कल्टीवेटर ये प्रमुख कृषि औजार हैं। ये आपको पता ही होगा पहले से। हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है बुआई। देखिए बच्चों, बुआई क्या होता है कि कुछ अच्छी गुणवत्ता वाले स्वस्थ बीजों को लिया जाता है और उनको बोया जाता है। मतलब बीजों को भी अच्छे से देखकर उन्हें बोया जाता है, ताकि फसल भी अच्छी हो। तो उनको बोना ही बुआई कहलाता है। अगला है स्टेप
खाद व उर्वरक मिलाना। देखिए बच्चों, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ, इसमें ज़्यादा लंबा दे रखा है, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि फसलों में जब हम लगातार फसलों को जब लगातार उगाते रहते हैं किसी मिट्टी में, तो उस मिट्टी के जो पोषक तत्व होते हैं वो उनकी उसमें कमी हो जाती है, पोषक तत्व बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से उनमें पोषक तत्व डालने के लिए किसान पौधों और सूक्ष्म जीवों जैसे केंचुओं होते हैं और जो मृत जीव होते हैं उनको और फसलों को एक साथ एक गड्ढे में डाल देते हैं, ताकि उनको पूरी उनकी खाद मिल सके, उनको पोषक तत्व मिल सकें, उनमें पोषक तत्वों की कमी ना हो, और उनको वो उस एक गड्ढे में डालकर सबको खुला छोड़ देते हैं। आपने पहले केंचुए की खाद के बारे में भी सुना होगा, पढ़ा होगा, जिसे हम वर्मी कंपोस्ट भी कहते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट भी यही है कि जो केंचुए की खाद है, केंचुए जो हैं मरे हुए सूक्ष्म जीव जो हैं उन्हें और फसलों को एक ही गड्ढे में डाल देते हैं, ताकि उनके जो पोषकता है वो उन फसलों को मिल जाए। आगे हम देखेंगे उर्वरक और खाद में अंतर। देखिए, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, जबकि खाद एक प्राकृतिक चीज़ है जो गोबर और पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। जो उर्वरक है वो तो मानव ने बनाया है, लेकिन जो खाद है वो प्राकृतिक है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, जबकि खाद का उत्पादन खेतों में होता है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, लेकिन खाद से मिट्टी को ह्यूमस मिलती है। उर्वरक में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम ये सब मात्रा में प्रचुर मात्रा में होते हैं, लेकिन खाद में ये सब कम होते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि उर्वरक और खाद में से हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे लिए ज़्यादा अच्छा क्या है। हमारे लिए खाद अच्छी है, क्योंकि खाद प्राकृतिक होती है, वो खेतों में ही तैयार की जाती है, उसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है और वो पूरे तरीके से उर्वरक से अच्छी है। आगे का स्टेप हम देखेंगे सिंचाई। देखो बच्चों, आपको पता है कि जीवन में जीने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। हर जीव के लिए, प्रत्येक जीव के लिए, प्रत्येक प्राणी के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। तो उसी तरीके से पौधों को भी पानी की बहुत ज़रूरत होती है, और पौधों में 90% तक पानी होता है। तो जब उनमें पानी डाला जाता है, समय समय पर खेतों में पानी डाला जाता है, पौधों को पानी दिया जाता है, उसे ही हम सिंचाई कहते हैं। सिंचाई के स्रोत कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध व नहरें इत्यादि जल के स्रोत हैं, ये आपको पता ही है। आगे सिंचाई के पारंपरिक तरीके। देखिए, सिंचाई के पारंपरिक तरीकों में क्या है? घिरनी, चैन पंप, ढेकली, रहट, उत्तोलक तंत्र, ये सब सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। सिंचाई की आधुनिक विधियों में छिड़काव तंत्र। देखिए बच्चे, छिड़काव तंत्र में क्या होता है कि एक पंप लगा दिया जाता है, जिसमें बारिश की तरह, फव्वारे की तरह निकलता है पानी। जैसे बारिश गिरती है ऐसे ही छिड़काव होता है उससे खेतों में। तो इससे पानी की भी बचत होती है और श्रम की भी बचत होती है, इसलिए ये आधुनिक विधि में ही काम में लिया जाता है। दूसरा है ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र वो होता है कि जिसमें बूंद बूंद करके पानी खेतों में जाता है। तो जब पानी बूंद बूंद करके खेतों में जाएगा तो वो धीरे धीरे बिल्कुल ज़मीन तक, वो जड़ों तक पहुंच जाता है पानी, क्योंकि धीरे धीरे किसी चीज़ में करेंगे, किसी चीज़ में पानी हम डालेंगे तो धीरे धीरे करके वो नीचे चला जाएगा। तो बच्चों, ये दोनों ही जो विधियाँ हैं, ये श्रम की बचत के लिए भी अच्छी है और समय की बचत के लिए भी अच्छी है, और पानी की भी बचत इसमें साथ साथ हो जाती है। आगे देखिए, खरपतवार से सुरक्षा। बच्चों, आपको पता होगा कि खरपतवार क्या होता है। खेत में कई प्रकार के अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, उन्हें खरपतवार कहते हैं। मान लीजिए फसल उग रही है गेहूँ की, और उसके साथ साथ कोई दूसरे पौधे उग रहे हैं, मतलब जो किसी काम के ही नहीं है, किसी मतलब के नहीं है, वो पौधे साथ साथ उग जाते हैं। तो वो जो बेकार पौधे होते हैं उन्हें कहते हैं खरपतवार। और जब वो पौधे होते हैं तो उन्हें हटाना पड़ता है। तो या तो उन्हें जो कृषक होते हैं, या तो उन्हें उखाड़ के हटा देते हैं, या फिर कुछ रसायन भी आते हैं जिनका उपयोग करके खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है। आगे देखिए, कटाई। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल के पक जाने के बाद उसका कटाई कहलाती, उसको काटना है, कटाई कहलाती है।
देखिए, जब फसल पूरी तरह तैयार हो चुकी है, पक चुकी है, तो अब हम उसको काटेंगे क्योंकि उसे काम में लेना है। लेकिन काटने से पहले क्या किया जाता है कि पहले दरांती काम में लेते थे, लेकिन अब मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। जिससे क्या होता है कि जो काटी हुई फसल है उससे बीज और दानों को भूसे से अलग करते हैं। इसे थ्रेशिंग भी कहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है, फसल को काटा जाता है। काटने के लिए जैसे पहले दरांत काम में लेते थे, ऐसे ही अब हार्वेस्टर काम में लेते हैं। और जब वो कट जाती है उसके बाद फसल में जो बीज दाने होते हैं उसे भूसे से अलग किया जाता है। और अलग करने के लिए जो मशीन काम में ली जाती है उसे बोलते हैं थ्रेशिंग। सबसे अंतिम और लास्ट स्टेप होता है भंडारण। देखिए बच्चों, अभी तक मिट्टी की निराई गुड़ाई हो गई, बुआई हो गई, खाद उर्वरक मिल गया, उसको सिंचाई हो गई, खरपतवार से सुरक्षा भी हो गई, कटाई भी हो गई। अब सबसे लास्ट में होता है उसको रखना, भंडारण करना। देखिए, अगर फसल को कई दिनों तक हमें रखना है, सुरक्षित रखना है, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, पहले सुखाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सिंचाई करी थी, उनको पानी दिया था पौधों को, तो उनमें नमी होती है। तो अगर नमी वाले पौधों को ही हम रख देंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे, इसलिए हमें उन्हें पहले सुखाना पड़ता है, उसके बीजों को, और फिर उसके बाद उसका भंडारण किया जाता है। और जिस जगह पर उन बीजों का भंडारण होता है उन्हें कहते हैं साइलो या फिर भंडार गृह। देखो बच्चों, अभी हम सीख चुके हैं कि बीजों का चयन, बुआई करना, उनकी सिंचाई करना, खरपतवार, कटाई, भंडारण, ये सब अभी हमने सीखा है। इसी प्रकार से घरों में या फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास, देखभाल की ज़रूरत होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे हम पशुपालन कहते हैं। तो ये पशुपालन को हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हमारा ये लेसन कंप्लीट हो चुका है, तो अभी आपको पता चल गया होगा कि फसल क्या होता है, इसके लिए किन किन औजारों की ज़रूरत पड़ती है, ये कैसे कैसे काम में आते हैं, फसल कैसे तैयार होती है, किन किन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। अगर आपको ये सब समझ में आ गया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आगे हम पढ़ेंगे लेसन सेकंड, सूक्ष्मजीव, मित्र व शत्रु। देखो बच्चों, लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था कि किसानों के मित्र होते हैं सूक्ष्मजीव, क्योंकि वो खाद बनाने के लिए काम में आते हैं। इसी तरीके से हमारे जीवन में भी सूक्ष्मजीव हमारे मित्र हैं, हमारे लिए लाभदायक हैं, या फिर हमारे शत्रु हैं, हमारे लिए वो हानिकारक है। इस लेसन में हम वो देखेंगे। देखिए, आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधों व जंतुओं के सहित अनेक सजीव देखे होंगे। आपने भी देखे होंगे। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते, इन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। देखो बच्चों, आपने देखा होगा जब कोई रोटी या ब्रेड ये सड़ जाती है तो फिर उसके ऊपर ब्लैक कलर का कुछ आ जाता है, जैसे फफूंद टाइप कुछ आ जाती है। और आपने अचार में भी देखा होगा कि कई बार अचार जब ख़राब हो जाता है तो उस पर फफूंद आ जाती है। इसी तरीके से आपने कई बार पानी में भी देखा होता है कि हरे कलर का कुछ होता है जो उसमें जम जाता है, शैवाल जो होता है वो जब उसमें जम जाता है तो उसमें वो हमें वैसे तो नहीं दिखते हैं कि उसमें सूक्ष्मजीव हैं, कीड़े हैं, लेकिन जब हम उन्हें किसी यंत्र की सहायता से देखेंगे, सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो वो हमें दिख जाएंगे। इसीलिए इन्हें सूक्ष्मजीव कहा जाता है। आगे हम देखेंगे, सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है, जो हैं जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। देखिए बच्चों, सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में बांटा गया है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। विषाणु भी सूक्ष्म जीव होते हैं। ये जो विषाणु हैं ये भी सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु वह अन्य सूक्ष्म जीवों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु, पौधे, ये जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। देखिए ये याद करने वाली बात है। कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा, अधिकतर खांसी, ये विषाणु के द्वारा होते हैं।
और कुछ जैसे पोलियो, खसरा, ये सब भी विषाणु से होते हैं। अतिसार, मलेरिया, ये प्रोटोजोआ से होते हैं। टाइफाइड, क्षय रोग, ये सब जीवाणु से होते हैं। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा फैलता है, या फिर पोलियो या खसरा किसके द्वारा फैलता है, टाइफाइड रोग किससे होता है। तो हमें उसके आंसर लिखने होते हैं कि वो जीवाणु है, विषाणु है, कवक है या प्रोटोजोआ है।